बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेल, ज़मानत और बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि किन किन सूरतों में जो ज़मानत है वो दी जाती है, किन किन सूरतों में नहीं दी जाती, या बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल कंसीडर किए जाते हैं और कौन कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंस कंसीडर किए जाते हैं। और नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है? तो जो हमें सीआरपी से इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें जी जो सेक्शन 4 है डेफिनेशंस का, उसमें सेक्शन 4B है बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस मीन एन ऑफेंस शोन इन बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय द एनी लॉ अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स एनी अदर ऑफेंसेस। यानी बेलेबल ऑफेंसेस उन इसमें प्रॉपर कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं या उनकी डेफिनेशन नहीं बताई गई। तो आज हम कोशिश करेंगे कि बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को जिस हद तक हो सके एक्सप्लेन करें। सबसे पहले जाते हैं जी अपने टॉपिक पे। तो इसको सीआरपीसी में बेल को डील करता है चैप्टर 39 है, सेक्शन 496 से लेकर 502 तक ये बेल को डील करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूँ, बेलेबल ऑफेंसेस वो तमाम जराइम जिनमें ज़मानत बतौर राइट मिलती है, बतौर हक के मिलती है, उनमें ज़मानत खारिज नहीं की जा सकती, उन तमाम जराइम को बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो तमाम ऑफेंसेस हैं वो तमाम जराइम या ऑफेंसेस हैं जिनमें अदालत की अपनी डिस्क्रिशन है। अगर वो केस समझती है कि ज़मानत के हकदार है बंदा मुल्ज़म तो उसको ज़मानत दे देगी, अगर ज़मानत का हकदार नहीं है तो उसको ज़मानत नहीं दी जाएगी। तो बेलेबल ऑफेंसेस में अदालत के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो बेल खारिज कर दे। बेलेबल ऑफेंसेस में उसने मुचलके का हुक्म देना ही देना है, या अगर मुचलका फ़ौरन अवेलेबल नहीं है तो वो जो मुल्ज़िम है उसको जेल में भेज देंगे। लेकिन जैसे ही वो मुचलका सबमिट करवाएगा फ़ौरन उसकी जो है ना ज़मानत बेल कंसीडर की जाएगी। इसमें एक और बड़ी चीज़ मज़े की बात है कि बेलेबल ऑफेंसेस में हमें ज़मानत रखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़मानत दायरी की ज़रूरत नहीं होती, हम ज़मानत उसमें नहीं लिख के नहीं देते फ़ौरन। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में हमें ज़मानत दायर करने की फ़ौरन ज़रूरत होती है, उसमें अदालत से फ़ौरन से मुचलका नहीं करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात डिस्कस करेंगे कि जो मुल्ज़िम है वो कब ज़मानत का हकदार हो जाता है। एक बंदे को 154 में एफआईआर हुई, 154 सीआरपीसी में एफआईआर हुई, उसकी गिरफ्तारी हो गई, जो है ना 54 में उसको 154 में एफआईआर हो गई, 54 में उसको गिरफ्तार किया गया, 54 में या 55 में उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में वो गिल्टी हुआ या उसको इनोसेंट किया गया, वो बात की बातें हैं। लेकिन एक बंदे को जब रिमांड पे पेश किया जाता है तो क्या वो रिमांड के दौरान बेल का हकदार होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, एक बंदा जिसको जमानत तब हकदार होगा जमानत पे जब कोर्ट उसको जुडिशियल कर देगी। जब तक वो फिजिकल रिमांड पे पुलिस के पास रहेगा तब तक उसको बेल का कोई हक हासिल नहीं है। जब कोर्ट पुलिस से कस्टडी लेके जुडिशियल कस्टडी में अपनी कस्टडी में भेज देगी, उसको जुडिशियल कर देगी या जेल में भेज देगी, तब उसका जमानत का हक जो है ना शुरू हो जाता है। और अगर तो ऑफेंस बेलेबल है तो कोर्ट वहीं पे मुचलके का ऑर्डर कर देगी, क्योंकि उसको जमानत एज अ हक दी जाती है बेलेबल ऑफेंसेस में। 496 को भी हम पढ़ते हैं और 497 को भी देखते हैं। उसके बाद यह है कि 497 जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिनमें जमानत बतौर हक नहीं दी जाती, उसमें हमें डायरेक्ट जमानत दायर करनी पड़ती है। यहां तक तो हो गया बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की डिफरेंशिएट किया हमने। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी जमानत कैसे दायर की जाती है और किस किस कोर्ट में कौन कौन सी जमानत दायर की जाएगी। यहाँ हम देखेंगे कि कौन सी कोर्ट जो है, आमतौर पे जो नए आने वाले दोस्त हैं या बड़े ज़्यादा दोस्त जो प्रैक्टिसिंग कम हैं या जो सिर्फ जुडिशरी की तैयारी करते हैं, उन्हें ये बड़ी परेशानी होती है कि कैसे पता लगेगा कि कौन सी कोर्ट में कौन सी जमानत जाएगी। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम कहते हैं 324 जो है इक़दाम कत्ल की कोशिश करना, अब उसकी जमानत सेशन के पास जाएगी या मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, ये भी कंफ्यूजिंग होता है। या जो है फर्ज करें हमारे पास आ जाता 506 भी आ जाता है, तो ये हमें कौन बताएगा?
कि इसकी जो जमानत है 506B की, ये मजिस्ट्रेट लेगा या कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी, या कौन सी कोर्ट के पास पहले जमानत जाएगी। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं कि जो CRPC का शेड्यूल 2 है वो बताता है कि कौन सी कोर्ट में जमानत जाएगी। पहले सबसे पहले तो हमें ऑफेंस का पता नहीं है कि कौन सा बेलेबल है कौन सा नॉन बेलेबल है, ठीक है। उसके बारे में जो CRPC का शेड्यूल 2 है उसका कॉलम नंबर 5 जो है वो बताता है कि जो मुतलका ये जो ऑफेंस जिसके बारे में हम देखना चाह रहे हैं वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो जब सबसे पहले कोई FIR आती है आपके पास, तो बेल दायर करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल। तो उसके लिए हम CRPC का शेड्यूल 2 का कॉलम नंबर 5 देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो 8वां कॉलम है CRPC के शेड्यूल का, वो बताता है कि बाय व्हाट कोर्ट ट्रायबल, यानी किस कोर्ट में इस ऑफेंस को ट्राई किया जाएगा। तो जिस कोर्ट में ऑफेंस ट्रायबल है उसी कोर्ट में सबसे पहली बेल रखी जाएगी। हमारी जो फर्स्ट इंस्टेंस की बेल है वो उसी कोर्ट में रखी जाएगी जिसमें वो ट्रायबल है। इसकी मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूं। 336 है PPC का, इतलाफ सलाहियत उज़्व, इसका कॉलम नंबर जो 5 है वो तो कह रहा है कि नॉन अवेलेबल है, और कॉलम नंबर 8 कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये ट्राइबल बाय सेशन है, इसलिए इसकी सबसे पहली बेल सेशन में डायरेक्ट दायर की जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं रॉबरी डिकेटी पे। तो जैसे रॉबरी है, इसमें जो नंबर 1 पे है इसका कॉलम के शेड्यूल 2 का जो कॉलम नंबर 1 है इस पे 392 लिखा हुआ है। नंबर 2 पे इसका ऑफेंस का जो डिटेल है रॉबरी है। इसके नंबर 5 पे है नॉन बेलेबल, और नंबर 8 पे है कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो इसका मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन भी इसको सुन सकती है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी सुन सकता है। लेकिन जब दोनों के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं तो हम जो सबसे छोटी कोर्ट होगी वहां पर जाएंगे बेल रखने के लिए। तो कोर्ट ऑफ जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो 392 की बेल लेगा पहली इंस्टांस में। अगर वहां से खारिज होगी तो फिर हम सेशन में जाएंगे, डायरेक्ट हम सेशन में 392 की बेल लेके नहीं जाएंगे। हाँ, कानून मौजूद है वो सुन सकता है, लेकिन सेशन कोर्ट में डायरेक्ट हम नहीं जाएंगे। तो उसके बाद बात करते हैं अभी 496 हो गया जी बेलेबल ऑफेंसेस की बेल के बारे में, 497 होगा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। इसके बारे में 496 97 पे हम बाद में जाएंगे। इसमें डिटेल वीडियो जो है इस पे किन ऑफेंसेस में किस तरह से क्या क्या मामला देखे जाते हैं बेल को डिस्कस करते हुए, या कोर्ट किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखती है बेल देते हुए, वो बाद की वीडियो में आएगा। अभी हम जनरल बेल को डिस्कस कर रहे हैं, या बताने की कोशिश करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस कोर्ट में किस किस तरह से बेल की दायरी होगी, या हम जो बेल दायर करेंगे वो सबसे पहले क्या प्रोसेस है उसका किस तरह दायरी होगी, हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि नए आने वाले दोस्तों को बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, उनकी रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो 498 जो CRPC का वो डील करता है प्री अरेस्ट बेल से, कबल गिरफ्तारी बेल। यानी एक बंदे पे इल्ज़ाम लग गया, FIR होगी 154 की कि इस बंदे ने ये फलाना ऑफेंस, ये फलां ऑफेंस या फलां ऑफेंस कमिट किया है, तो उसकी गिरफ्तारी से पहले पहले उसके पास क्या रेमेडी है कि वो कोर्ट के पास आ जाए और आके कहे कि मैं तो बेगुनाह हूं या मैंने तो जुर्म किया ही नहीं है। तो उसके लिए जो हम गिरफ्तारी से पहले बेल रखते हैं उसको कहते हैं कबल गिरफ्तारी बेल, प्री अरेस्ट बेल। वो 498 सेक्शन CRPC के तहत जो है ना रखी जाती है। ये इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि जो प्री अरेस्ट बेल है वो हमेशा सेशन कोर्ट में दायर की जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। बेशक वो ऑफेंस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट हैं या ट्राइबल बाय सेशन हैं, वो मद्देनजर इसको फर्क नहीं पड़ता इसमें से। लेकिन कबल गिरफ्तारी जो भी जमानत है वो सेशन कोर्ट में ही सुनी जाएगी, वो मजिस्ट्रेट नहीं सुन सकता कबल गिरफ्तारी जमानत। उसके बाद दूसरा आ गया, अब हम देखेंगे कि दायरी किस तरह से होती है। सबसे पहले हम बेल की FIR होती है किसी पे, वकील साहब के पास आ गया, वकील साहब ने फाइल तैयार की, बेल की बेल पिटीशन लिखी। बेल पिटीशन लिखने का तरीका ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे या बाद की वीडियो में आएगा। इस तरह बेल पिटीशन तैयार कर ली, FIR लगाई, साथ उसकी अटेस्टेड कॉपी लगाई,
उसके आईडी कार्ड वगैरह की या वकालतनामे की टेस्ट, अगर तो जेल में है वकालतनामा जेल से टेस्ट होगा, अगर जेल में नहीं है तो जो कबलस गिरफ्तारी में आया है मुलजिम, वो आप उससे निशान अंगूठा वकालतनामे लगा के आप अपनी फाइल तैयार करके, अगर तो दायरी है मजिस्ट्रेट की, अगर ऑफेंस इस तरह है जैसे 392 का मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि 392 है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास उसको सुन सकता है, तो उसकी दायरी है, तो हम डायरेक्ट कोर्ट में ही फाइल जो है बाय हैंड करेंगे, सबमिट करेंगे। और अगर कोई दायरी है सेशन कोर्ट की, अगर कोई दायरी सेशन कोर्ट की है या कोई ऑफेंस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट, जैसे 302 की बेल अगर आ जाती है तो वो डायरेक्ट सेशन कोर्ट में जाएगी, तो सेशन कोर्ट में हम कोर्ट में डायरेक्ट फाइल सबमिट नहीं करवा सकते। जैसे कि मजिस्ट्रियल कोर्ट में हमारी प्रैक्टिस है कि जाके हम रीडर वगैरह को या जो उसका एलमद वगैरह या जो उनका दायरी ब्रांच वाला मामला है, इस तरह का नहीं होता मजिस्ट्रियल कोर्ट में। मुख्तलिफ अलग-अलग अपनी अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारी कोर्ट में, गुजरांवाला कोर्ट में तो ये प्रैक्टिस जो प्रवेल कर रही है कि जाके डायरेक्ट रीडर को दे दी जाती है फाइल के इसको दायरी कर दें, वो उसको फ़ौरन डेट दे के आपको अपने जो दायरी नंबर है उसको अलॉट करके आगे प्रोसेस कर लेता है। हम डायरेक्ट कोर्ट में सबमिट करवाते हैं मजिस्ट्रियल बेल। लेकिन जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसकी प्रॉपर दायरी होगी, यहाँ पे दायरी बॉक्सेस बने होते हैं, या एक जो है इनके लिए दायरी ब्रांच बनी हुई है सेशन कोर्ट की। सेशन कोर्ट में जो भी, आल्दो वो सिविल का केस है या क्रिमिनल का है या कोई भी जो नई आपने चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है फाइल बेल पिटीशन में, या कोई एप्लीकेशन देनी है, कोई नए सिरे से शुरू करनी है, ट्रायल के दौरान या चलते केस में नहीं, कोई नई एप्लीकेशन आपने जैसे भी सेशन कोर्ट में देनी है, तो वो वाया पहले दायरी ब्रांच में जाएगी। दायरी ब्रांच में जाने के बाद उसकी दायरी कोर्ट, जो सेशन जज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी होता है एक जो अपने कोर्ट की प्रेमिसेस के लिए, तो सेशन जज साहब जो है वो उन्होंने काम की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी होती है। उनके पास जो बेल्स वगैरह या जो पिटीशन वगैरह या सेशन में जो भी दायरी होगी वह पहले सेशन जज साहब के पास जाएगी, वो फिर उसको मार्क करेंगे कि किस किस कंसर्निंग पर्सन के पास कौन कौन सी बेल जाएगी, एडिशनल सेशन जजेस के पास वो आगे मार्क कर देते हैं। तो सेशन की जो बेल है वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएगी, उसकी दायरी ब्रांच में होगी, और जो मजिस्ट्रियल कोर्ट की बेल है वो सबसे पहले डायरेक्ट कोर्ट में ही हम सबमिट करवा देंगे या रीडर साहब को सबमिट करवा देंगे, और ऐसे उसके दायरी का तरीकाकार है। तो कुछ उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसका जितना फ़ायदा हो सकता है करें। शुक्रिया।